नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सप्ताह दीपक मदेशिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हाट्स काशीपुर पे पहली बार आयोजित बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग कराटे वाले कार्यकारी संस्था UKBBF के द्वारा 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर भारत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की आपको बताते चले कि कार्यक्रम रखा गया और इसी के साथ साथ जिसका उद्घाटन आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किया गया, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं UKBBF के कार्यकारी सदस्यों ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग किए। वहीं सदस्य द्वारा बताया गया कि संस्था द्वारा पूरे भारतवर्ष में अनेकों कार्यक्रम कराए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर में पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक ऐतिहासिक शहर है। इस ऐतिहासिक शहर का नाम चीनी यात्री हुएनसांग ने भी लिया है, तो ये समझ में जा सकता है कि इस जगह का कितना बड़ा महत्व है। और यहाँ हमारे देवभूमि बॉडी बिल्डिंग एवं जन कल्याण समिति ने अनेक वर्षों से बॉडी बिल्डिंग का यहाँ पर कंपटीशन शुरू किया है और आज उन्होंने मिस्टर उत्तराखंड का यहाँ पर चयन करना है। यहाँ काफी लोग आए हैं। ये भारत के लिए, विशेष करके हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और मेरा विश्वास है कि हमारी समिति और भाई स्कूल वैन और स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं, ताकि घर से स्कूल तक छात्राएं सुरक्षित जा सके। जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन शालिस तिवारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि स्कूल में अध्ययनरत तमाम छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्राओं के बैठने की जगह सुरक्षित हो। इस दिशा में लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने अभी बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन का जो ड्राइवर का केबिन है, यानी ड्राइवर के बगल का जो एरिया है, वहां छात्राओं को नहीं बैठाया जाएगा। कल हम लोगों ने एक बैठक ली थी स्कूल वैन एसोसिएशन की और उन लोगों ने भी सहमति जताई है। और वही सितंबर महीना शुरू होते ही डेंगू का प्रकोप शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले वायरल फीवर से लोगों को तेजी से प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, लेकिन अब डेंगू का प्रकोप तेजी से अपने पांव पसारने लगे हैं। वहीं जब हमारी टीम ने LV भट्ट राजकीय चिकित्सालय का रुख किया और वहां पर डेंगू को लेकर चल रही तैयारी को लेकर नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव पिनिठा से वार्ता की गई, तो उन्होंने बताया कि अभी तक डेंगू का एक भी मरीज काशीपुर राजकीय चिकित्सालय में नहीं आया है, जबकि वायरल फीवर के मरीज काफी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि अभी लगभग 3 दिन पूर्व डेंगू की चपेट में आकर एक 35 वर्षीय युवक की काशीपुर में मौत हो गई, लेकिन उस व्यक्ति ने डेंगू के चलते अपना इलाज घर पर रहकर कराया था, जिससे उसकी प्लेटलेट्स काफी कम हो गई है और उसके नाक कान से रक्त बहने लगा था। साथ ही उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि इसी के साथ साथ अगर बुखार आए तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। डेंगू के टेस्ट करने के लिए किट्स अवेलेबल हैं, तो जो भी पेशेंट्स हैं जिनको फीवर आ रहा है इस तरह से, तो हम लोग टेस्ट करा लेते हैं। अपने हॉस्पिटल में अभी ये सुविधा अवेलेबल है और हमारे अंदर वार्ड, डेंगू वार्ड है, उसमें कम से कम 10 बेड है हमारे पास। तो अभी तो कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास डेंगू का पॉजिटिव हमारे पास आया नहीं है। हालांकि हम लोग सब टेस्टिंग कर रहे हैं बराबर, लेकिन कोई टेस्ट अभी कोई पॉजिटिव नहीं आया है हमारे पास। जैसे पिछले साल तो काफ़ी केसेस थे, और लेकिन अभी फिलहाल तो अभी कोई केस हमारे वहाँ नहीं डायग्नोस हुआ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से फीवर आता है और प्लेटलेट
जो है कम हो जाती है? क्या उसमें सीबीसी कराते हैं आज सबकी या क्या? हाँ, हम लोग सबके सीबीसी कराते हैं, और जहाँ प्लेटलेट्स हमको कम दिखते हैं तो वहाँ तो डेंगू टेस्ट हम कराते ही हैं, और वैसे भी जहाँ हमें सस्पेक्ट लगता है तो हम डेंगू टेस्ट करा लेते हैं। और वही रानी पोखरी ग्राम पंचायत के भोगपुर में रात के अंधेरे में चंदन तस्कर रात 2 लोगों के बागीचे और खेत से चंदन के हर पेड़ काटकर फरार हो गए। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित किवट चंद और रमन सिंह के खेत में वर्षों पुराने चंदन के पेड़ थे, जिन्हें अंधेरे का फायदा उठाकर चंदन तस्करों ने आरे की भीड़ चढ़ा दिया। वहीं कुछ पेड़ों को चंदन तस्कर जब काटने में कामयाब न हो पाए तो आरे से आधा कटा हुआ छोड़कर भी फरार हो गए। वहीं इससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में चंदन के पेड़ काटे जा चुके हैं, जिससे अब इस क्षेत्र में काफी कम पेड़ बचे हुए। चंदन की लकड़ी से मूर्ति, साजो सामान, अगरबत्ती, इत्र, औषधि आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण इसकी देश दुनिया में भारी मांग है, जिसके लिए चंदन की तस्करी भी की जाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामला जून से चल रहा है सिलसिला, और इन्होंने जून में खेवड़चंद के, रनी मियाँ जी के, मेरे खुशियम के पेड़ और कई लोगों के पेड़ काटे। अब तक इन्होंने जून से लेकर ये परसों 12 दिसंबर तक कम से कम 50 पेड़ काट चुके हैं अब तक चंदन के। और इसमें अब जंगलात वाले कहते हैं कि हम समय समय पर गश्त करते हैं, पुलिस भी करती है, पर उसके उपरांत भी ये पकड़े नहीं जा रहे, और यही हाल रहा है तो एक दिन ये लोग मकानों के ताले तोड़ेंगे। अब ये समस्या ये हो रही है कि ये रात को कहाँ से निकल रहे, जबकि कारों में आ रहे हैं, बताया जा रहा है कारों में आ रहे हैं 1 से 1:30 बजे के बीच ये काम को करते हैं। उसके बाद इतने यहाँ से लेके जाते हैं, चेकिंग होती होगी, बैरियर जांच होती होगी, पता नहीं चल रहा है क्या मामला है। हमारा कम से कम 30 साल पुराना पेड़ था चंदन का, और तस्करों ने वो परसों हल्की बारिश लगी हुई थी, और हमारे बिल्कुल आबादी क्षेत्र में 2-4 पेड़ के बीच में चंदन का पेड़ था, और उसे तस्करों ने काट दिया है। यहाँ ऐसी वो हो रही है क्योंकि 10:30-11 बजे तक हम भी अपने घर के चारों तरफ देख रेख करते हैं, और यहाँ पे कोई एक लाइट लगी हुई है, फिर भी उनका हौसला ऐसा है कि उन्होंने ना लाइट देखी। हमारे घर की लाइट जली हुई है, सब कुछ जला हुआ है, फिर भी कुछ नहीं, और ऐसे ही घर से पेड़ काट के ले गए। और वही लाहौरी ट्रेन से 81 पाकिस्तानी जारैनों का जत्था रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। सभी कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने बसों से कलवर शरीफ पहुंचाया। आपको बता दें कि 756वें उर्स मेले में पाकिस्तानी जारैन शिरकत करेंगे। विश्व प्रसिद्ध दरगाह पेरान कलगर के सालाना उर्स में शामिल होंगे। वही सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, और खुफिया विभाग भी अलर्ट पर है, क्योंकि इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी के साथ साथ कब हमलावर हो जाए आखिर ये सभी तो दुश्मन देश से ही। बहरहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बीच सभी को ले जाया जा रहा है। वहीं पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ ने 400 फंसे लोगों को निकाला। वहीं एक बीमार व्यक्ति को स्ट्रेचर से रेस्क्यू किया गया। 14 सितंबर 2024 की देर रात डीडीएमओ पिथौरागढ़ ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि घाट क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लगभग 400 लोग फंसे हुए हैं। सूचना पर उप निरीक्षक राम सिंह बोरा की अगुवाई में रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने देखा कि घाट पिथौरागढ़ से 2 किलोमीटर ऊपर दिल्ली बैंड के पास सभी यात्री फंसे हुए थे। दीवारें खड़ी हो रही हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की और सबके दिलों को। भारतीय द्वारा आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी ने किया प्रतिभाग। इसी के साथ सीएम धामी कर रहे हैं जनता को संबोधित। आप भी देखिए। एक प्यारा सा पौधा, क्योंकि मेरे पास वही गिफ्ट है रुद्राक्ष, ताकि ये रुद्राक्ष के प्यारे से पौधे पूरे विश्व में लगे, पूरे देश में लगे। मैं आदरणीय सभी लोग मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक इलायची की माला, क्योंकि वो प्रकृति है, जड़ी बूटी है, और एक पेड़ उनको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।
हरि ओम्। धन्यवादाः। पूज्य स्वामिवर्याणां भवताम् आशीर्वचांसि प्राप्य वयं धन्याः। भवतां वचने वयं विश्वसीमात् भवता वचनानां पालनं करिष्यामः। संस्कृतं विना सनातनस्य कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः इति भवतः वचनानाम् आशयः। इदानीम् अहं निवेदयामि अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिमहोदयं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदयं कृपया भवान् मंचम् आगत्य अस्माकं कार्यकर्तॄणां मार्गदर्शनम् उद्बोधनं करोतु इति। आपसे यहाँ सारे भारत का संस्कृत जगत है, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं उत्तराखंड को भी और समग्र भारत को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। संस्कृत भारतीय अखिल भारतीय उपवेशने उत्तराखंडे देवभूमि सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ सत्र पर मंच पर आसीन अभी जिनका हम सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और ओजस्वी उद्बोधन सुना, पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृत भारती प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र जी, अध्यक्ष श्री काशी मठ संस्थान न्यास वाराणसी श्री के श्रीनिवास प्रभु जी, और जिन्होंने संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए लगातार जो एक तपस्वी की तरह पिछले अनेक वर्षों से 2 दशक से भी ज्यादा समय से अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती के नाते पूरे देश का प्रवास कर रहे हैं। जगह जगह संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, जन जन की भाषा संस्कृत बने, उसके लिए जिनका प्रयास हम सब लोगों ने अभी सुना जब वो बोल रहे थे, आदरणीय श्री दिनेश कामत जी, संस्कृत भारती की उत्तरांचल की अध्यक्ष श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी, सत्यनारायण भट्ट जी, दीपक कुमार जी और हमारे सभी आए हुए सभी विद्वानगण। मुझे बताया गया कि पूरे देश भर के अनेक विद्वान, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, अनेक प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर इस बहुत ही पूज्य कार्यक्रम में यहाँ आप सब सम्मिलित हुए हैं और श्रीमद सुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी की जन्म शताब्दी समारोह भी यहाँ पर हो रहा है। आप सबका मैं अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बेहतर होता कि अभी जैसा आदरणीय कामत जी ने कहा कि संस्कृत में संवाद करना है, आगे मैं भी प्रयास करूंगा कि लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद कर पाने में असमर्थ पाता हूं, इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूंगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए, जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं, आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा। वैसे उद्घोषक महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। जहां तक मैं समझ सका हूं कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह
केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटाली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत परमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार टी साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी के, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नो, KNOW को नो बोला जाता है और NO को भी नो बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं, उन भावों में, या मैं कहूं कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूं। और वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई मे गो होम को अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में
102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं और संस्कृत के शब्दकोश की विराटता से जुड़ी हुई एक रोचक बात मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। वैसे तो आप सब इसे विद्वान हैं और कामत जी यहाँ पर मंच पर हैं, पूज्य स्वामी जी हैं और हमारे गोप बंधु जी हैं, जानकी जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आप सब विद्वान लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आ रहा हूं तो जरूर जो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त है मैं भी आप सबके समक्ष रखूं। मैं भी आज कोई यहाँ पर मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अभी उद्घोषक जी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं तो स्वयं यहाँ मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, आप सबके बीच में विद्यार्थी के रूप में आया हूँ। तो संस्कृत की शब्दकोश की जो विराटता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में संस्कृत के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम है दंडी। उन्होंने 10 कुमार चरित्रम के नाम से एक गद्य काव्य लिखा जिसमें 10 राजकुमारों की कहानियां हैं और उसमें एक कहानी में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है और तीर लगने से उसका निचला होठ कट जाता है। अगर किसी का निचला होठ नहीं है तो वो जितने भी पौ वर्ग वाले वर्ण हैं उन वर्णों को वो नहीं बोल सकता, यानी कि पौ नहीं बोल पाएगा, फौ नहीं बोल पाएगा, बौ नहीं बोल पाएगा, भौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि बिना प, फ, ब, भ, म के अब संवाद आगे नहीं हो सकता है, कैसे संवाद होगा। लेकिन यह संस्कृत भाषा के शब्द भंडार की जो विराटता है कि वो कहानी आगे बढ़ती है, आगे भी वो लगातार राजकुमार अपने संवाद